जय हिंद साथियों, मैं पवन पारासर आपका एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसे पुनः आगे बढ़ाते हैं और उसे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। तो लास्ट में हमने पढ़ा अनुच्छेद 55, जिसमें राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया। हमने उसमें देखा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, ये देखा। फिर हमने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में अलग अलग राज्यों का अलग अलग क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है। तो हमने एमएलए का मतमूल्य निकाला, राज्य की कुल जनसंख्या और निर्वाचित विधानसभा के सदस्य और डिवाइड बाई 100, इस तरीके से वोट वैल्यू निकाला अलग अलग राज्यों। फिर हमने सांसदों का निकाला, तो सांसदों का जो सूत्र था वो था कि सभी एमएलए का मतमूल्य और सांसदों के निर्वाचित सांसदों की संख्या, तो इस तरीके से उसको निकाला। और इस तरीके से हमने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता पसंद के आधार पर वरीयता तय करता है कि मेरा, जैसे कोई वोट देने जा रहा है तो वो कहेगा पहले मेरा राष्ट्रपति ये होना चाहिए, प्राथमिकता इसे दी, द्वितीय प्राथमिकता इसे दी और तृतीय इसे दी। इस तरीके से वो क्या देता है, और चतुर्थ इसे दी, ऐसे प्राथमिकता तय करता है। हमने देखा कि कोटा का सूत्र, अगर तो इसे जिसको अगर उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता कितनी मिल जाती है, 50% प्लस अधिक कितनी मिल जाती है, तो ये प्राथमिकता जो कोटा देखा था वो क्या देखा था, 50% प्लस अगर कोटा प्राप्त हो जाता है, आधे से एक अधिक का पहली प्राथमिकता में कोटा प्राप्त हो जाता है तो वो विजयी हो जाता है। परंतु यदि किसी को पहली प्राथमिकता प्राप्त नहीं होती है तो देखो क्या करते हैं। जैसे मान के चलो ए बी सी डी 4 उम्मीदवार हैं और इनमें से जिसको सबसे कम पहली प्राथमिकता मिली है, मान के चलो 100 वोटर थे तो इसको 20 मिली, इसको साहब 35 मिली और इसको 30 मिली, 50 75 और इसे मिली साहब, इसको मान लेते 40 मिली। कितनी मिली, 40, 70, 90 और इसे 10 पहली प्राथमिकता मिली। अब इसको कोटा प्राप्त नहीं हो रहा, कोटा का मतलब कितना होने चाहिए, 50% प्लस 1 यानी 51 वोट, तो कोटा नहीं मिल रहा। तो क्या करेंगे, जब किसी को पहली प्राथमिकता में कोटा नहीं मिलता है तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम प्राथमिकता मिली हो उससे चुनाव से बाहर कर देंगे। जैसे सबसे कम किसको मिली है, डी को। अब जिसको डी ने प्राथमिकता पहली दी, अब उसने किसी को सेकंड भी दी होंगी, यानी जिस मतदाता ने डी को पहली प्राथमिकता दी थी उसने किसी को द्वितीय प्राथमिकता दी होगी। तो इसको हटा देते हैं और इसके जो मतदाता थे, जो वोट देने वाले थे, उनकी प्राथमिक को इनमें जोड़ दिया जाता है। और इस तरह से जब तक करते रहते हैं जब तक किसको न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता। तो ऐसा केवल एक बार किया गया है, वो था 1969 में बीबी गिरी के लिए। तो एकमात्र राष्ट्रपति है बीबी गिरी, तो लिख सकते हैं एकमात्र राष्ट्रपति बीबी गिरी को द्वितीय मतगणना के आधार पर चुना गया था। केवल ऐसा एक बार हुआ है, नहीं पहली बार में प्राथमिकता, पहली राउंड में ही उसे कोटा प्राप्त हो जाता है। परंतु अगर ऐसा होता है तो वो है बीबी गिरी, यानी जिसकी बीबी गिरी और जिसकी बीबी गिर जाए तो वो द्वितीय मतगणना के आधार पर चुना जाएगा। इस तरीके से आप इसको माइंड में रख सकते हो।
अब देखते हैं साहब अनुच्छेद 56 56 अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि या राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की कार्यकाल या राष्ट्रपति की पदावधि। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी कितने समय तक कार्यकाल। तो देखो साहब, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। कितना है? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितने समय तक पद पर रहेगा? तो 5 वर्ष। तो कार्यकाल कितना है? कार्यकाल 5 वर्ष है। कितने वर्ष है? 5 वर्ष। 5 वर्ष है, परंतु राष्ट्रपति 5 वर्ष से अधिक भी अपने पद पर रह सकता है यदि चुनाव नहीं हुए हैं। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष से अधिक भी अपने पद पर रह सकता है यदि चुनाव नहीं हुए, यानी यदि उसका उत्तराधिकारी नहीं आया है तो वो 5 वर्ष से अधिक भी रह सकता है। तो नंबर 2, राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष से भी अधिक समय तक पद पर रह सकता है यदि उसका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आया है। देखो सामान्यतः क्या होता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनाव करवा लिए जाते हैं, परंतु किसी कारणवश इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि चुनाव नहीं होते, यानी दूसरा राष्ट्रपति चुनकर नहीं आता, उसका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आता, तो राष्ट्रपति 5 वर्ष से अधिक भी अपने पद पर रह सकता है। यदि उसका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आता तो 5 वर्ष से अधिक भी रह सकता है, परंतु पहले ही चुनाव करवा लिए जाते हैं। ये बात 56 में ही है कि देखो कार्यकाल 5 वर्ष है, 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है, और 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। क्या दे सकता है साहब? राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी अपना क्या दे सकता है? त्यागपत्र दे सकता है। तो अब त्यागपत्र किसे देगा? तो 56 में ही ध्यान रखना, त्यागपत्र तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र की सूचना अविलंब से यानी बिना देर किए अतिशीघ्र लोकसभा अध्यक्ष को देगा। किसे देगा? यानी उपराष्ट्रपति इस राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना अविलंब से अतिशीघ्र लोकसभा अध्यक्ष को देगा। लोकसभा अध्यक्ष को क्यों देगा? क्योंकि भैया लोकसभा अध्यक्ष को अगर सूचना नहीं देगा तो पता कैसे लगेगा? भाई वो संसद में बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष, और फिर जो उपराष्ट्रपति होंगे उन्हें क्या बनाया जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर
उपराष्ट्रपति, नोट में लिख लो या कैसे भी लिख लो, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना अतिशीघ्र लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। यानी उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र की सूचना किसे देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। देखो साहब, अनुच्छेद 56 में कार्यकाल, तो कार्यकाल कितने वर्ष है? 5 वर्ष। परंतु राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी चुन करके नहीं आ रहा है, तो राष्ट्रपति 5 वर्ष से अधिक भी अपने पद पर रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं? 5 वर्ष से पहले, 5 वर्ष से अधिक समय तक रह सकते हैं। परंतु राष्ट्रपति चाहें तो 5 वर्ष से पहले अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। और उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र की सूचना किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ये तो खुद त्यागपत्र दे दे, परंतु राष्ट्रपति को पहले भी हटाया जा सकता है पद से हटाना। तो अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन पर पद से हटा सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। अब जो हटाने की प्रक्रिया है, ध्यान रखना, हटाना तो आधार तो किस में दे रखा है? 56 में, कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। और महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 61 में। तो देखते हैं कि राष्ट्रपति को उससे पद से हटाना इसी में 56 में ही है। तो आधार क्या रहेगा? आधार है संविधान का उल्लंघन। अब संविधान का उल्लंघन को परिभाषित नहीं किया गया है कि संविधान का उल्लंघन क्या माना जाएगा। संविधान का उल्लंघन क्या माना जाएगा, इसको संविधान में क्या नहीं किया गया है? एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो पद से हटाना इसी में है, पद से हटाना। तो राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर संसद द्वारा महाभियोग इम्पीचमेंट प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। देखो साहब, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 56 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर, आधार क्या रहेगा कि राष्ट्रपति को केवल संविधान का उल्लंघन करने पर ही हटाया जाएगा, बाकी किसी भी आधार पर नहीं उठाया जाएगा। तो आधार क्या रहेगा? संविधान का उल्लंघन। कौन हटाएगी? संसद हटाएगी। कौन हटाएगी? संसद। किस प्रक्रिया के द्वारा हटाएगी? महाभियोग प्रक्रिया। और महाभियोग प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में? 61 में।
तो संसद हटाएगी किसके द्वारा? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। अब देखते हैं महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है। महाभियोग प्रक्रिया तो साहब अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया, देखो महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है संविधान में, और किसी पोस्ट के पद के लिए नहीं किया गया है। किसके लिए किया गया है? केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है महाभियोग शब्द का प्रयोग। अब देखो साहब, तो हमने देखे आधार यानी महाभियोग कौन से अनुच्छेद में? 61 में। हटाना किस में? 56 में, कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर संसद द्वारा हटाएगी। कौन? संसद। किसके द्वारा? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाएगी। अब महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है इसको देखते हैं। देखो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, कि शब्द है, पहली बात तो ये। अब राष्ट्रपति को जो हटाने का प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उसकी शुरुआत लोकसभा में भी की जा सकती है, उसकी शुरुआत राज्यसभा में भी की जा सकती है। पहले तो ये है क्या कि राष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। जिस सदन में की जा रही है, जिस सदन में की जा रही है, उस सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर सहित लिखित में राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व क्या देंगे? सूचना देंगे। क्या देंगे? 14 दिन पूर्व सूचना देंगे। अब सूचना देने के बाद, सूचना जिस सदन में लाया गया, अब मान के चलो लोकसभा में लाया गया है, तो लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 545। तो 45 का 1/4 कितना होगा? 1 14 12 और लगभग 136-37 के आसपास इसके सदस्यों का क्या मिलना चाहिए? प्रस्ताव पर साइन करेंगे और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करेंगे कि हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, महाभियोग प्रक्रिया लेके आ रहे हैं, महाभियोग प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। यदि राज्यसभा के, तो राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 245 का 1/4 कितना होगा? 6 61-62 के आसपास होगा। यानी जिस सदन में लाया जा रहा है, उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा के हस्ताक्षर और लिखित प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व क्या देंगे? सूचना। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव, हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में शुरुआत की जा सकती है। शुरुआत की जा सकती है, की जा सकती है। जिस सदन में इसको प्रारंभ किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है, उस सदन के 1/4 सदस्य
हस्ताक्षर सदस्य लिखित में 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देंगे। यानी जिस सदन में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है उस सदन के 1/4 सदस्य, कितने? 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को क्या देंगे? सूचना देंगे। क्या देंगे साहब? सूचना देंगे। और फिर उसी सदन में किसमें? उसी सदन में क्या करेंगे? इसके बाद उस सदन के और उस सदन के 2/3 सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके दूसरे सदन में भेजेंगे। अब देखो साहब, दूसरा सदन क्या करेगा? दूसरे सदन में जैसे ही प्रस्ताव ये जाएगा तो दूसरा सदन इसकी जांच करवाएगा, अन्वेषण करवाएगा। कैसे करवाएगा? कि जो राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सही है या गलत हैं, इसमें क्या करवाएगा? जांच करवाएगा। अब जिस समय दूसरे सदन में ये क्या चल रही हो? जांच चल रही हो, उस समय राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपना प्रतिनिधि भेजकर अपना क्या रख सकता है? पक्ष रख सकता है। यानी दूसरा सदन इसकी क्या करवाएगा? जांच। यानी जो राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन का, अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है उस आरोप की दूसरा सदन करवाएगा जांच। क्या करवाएगा? जांच करवाएगा। जब दूसरा सदन इसकी जांच करवाएगा, जब जांच चल रही होगी उस समय राष्ट्रपति खुद वहां पहुंच करके अपना पक्ष रख सकता है, या अपना प्रतिनिधि, अपना वकील वहां भेज करके अपना पक्ष रख सकता है कि जो आप मुझ पर आरोप लगा रहे हो वो आरोप सही नहीं है। वो क्या रख सकता है? अपना पक्ष रख सकता है वहां पर। तो दूसरा में भेजेंगे। तो दूसरा सदन क्या करेगा? दूसरा सदन देखो, अगर पहले लोकसभा में शुरुआत की गई है तो राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा दूसरा सदन कहलाएगा। अगर उसकी शुरुआत ही राज्यसभा में की गई है तो लोकसभा में जाएगा और लोकसभा दूसरा सदन कहलाएगा। दूसरा सदन इसकी जांच करवाएगा। क्या करवाएगा? जांच। देखो, जांच के दौरान, जब इसका अन्वेषण चल रहा हो, जांच या अन्वेषण, संविधान में अन्वेषण शब्द लिखा हुआ है। जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं या अपना प्रतिनिधि, कोई भी हो सकता है, प्रतिनिधि भेजकर अपना पक्ष रख सकता है।
पक्ष रख सकता है, पक्ष रख सकता है, ये हुआ। अब वो राष्ट्रपति ने जो अपना पक्ष रखा है, दूसरा सदन माने न माने, ये ऐसा कुछ नहीं है। यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, तो उस तारीख से राष्ट्रपति का पद क्या माना जाएगा? पद खाली माना जाएगा। राष्ट्रपति का पद क्या माना जाएगा? उस तारीख से खाली माना जाएगा। देखो साहब, ये लिखने में तो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया हो गई, शॉर्ट में हम समझते हैं। शॉर्ट में ये है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, वो महाभियोग प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में? 61 में। महाभियोग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? केवल राष्ट्रपति के लिए किया है 2 बार। राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाते हैं? संविधान का अतिक्रमण, संविधान का उल्लंघन करने पर। किस अनुच्छेद में लिखा है कि राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर हटा सकते हैं? 56 में। और हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ है? 61 में। प्रक्रिया का नाम क्या है? महाभियोग प्रक्रिया या महाभियोग प्रस्ताव। अब देखो, जो महाभियोग प्रस्ताव है, इम्पीचमेंट है, वो संसद के हमारे 2 सदन होते हैं, उनमें से किसी में भी शुरुआत की जा सकती है। जैसे हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव की शुरुआत केवल राज्यसभा में की जा सकती है। किस में की जा सकती है? राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। परंतु राष्ट्रपति को हटाने की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। एक तो ये क्लियर हुई कि राष्ट्रपति को उठाने की शुरुआत किसी भी सदन में की जा सकती है। अब जिस सदन में की जा रही है उस सदन के 1/4 सदस्य, सर्वप्रथम 1/4 सदस्य हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देंगे सूचना। 14 दिन हो गए सूचना दे करके, इसके बाद वह सदन 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को करेगा पारित। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को करेगा पारित। अब प्रस्ताव को पारित कर देगा तो ये प्रस्ताव जाएगा दूसरे सदन में। किस में जाएगा? दूसरे सदन में। अब दूसरा सदन इसकी जांच करवाएगा कि राष्ट्रपति पर जो संविधान का अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है, क्या आरोप वो सही है या गलत है, इसकी क्या करवाएगा? जांच। अब जांच करवाएगा तो उस समय जब जांच चल रही हो उस समय राष्ट्रपति खुद आ सकता है। तो राष्ट्रपति खुद नहीं आ सकता तो अपना प्रतिनिधि, चाहे वो वकील हो या कोई किसी को भी भेज सकता है, अपना प्रतिनिधि भेजकर अपना पक्ष रख सकता है। यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो उसी दिन से, उसी तारीख से, उसी समय से राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाली। ये होती है महाभियोग प्रक्रिया। क्या होती है? महाभियोग प्रक्रिया ये है साहब। अगर हम इसकी बात करें मेरे दोस्तों तो 2016 के RAS पेपर में पूछा गया था, 13 का पेपर था 2013 वाला, 16 में हुआ
कि महाभियोग प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, गैर न्यायिक प्रक्रिया है या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो जो महाभियोग प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी है साहब? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो महाभियोग प्रक्रिया कैसी है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों है? तो देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में तो संसद के केवल कैसे सदस्य भाग लेते थे? निर्वाचित। ठीक है साहब। दूसरी बात, अब तो 98 में निर्वाचित के साथ साथ मनोनीत भी ले रहे हैं, यानी संसद के सभी सदस्य ले रहे हैं। अब देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं के सदस्य भाग लिए थे निर्वाचित, परंतु राष्ट्रपति को जो 98 की प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया है, उसमें ना तो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग ले रहे और ना ही जो चुनाव में दिल्ली पांडिचेरी के सदस्यों ने भाग लिया था, ना ही वो भाग ले रहे। इसलिए राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो 2016 में पूछा गया ये। तो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यानी जो महाभियोग प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो इसका पहला कारण तो मैंने ये बताया कि भैया जो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के केवल कैसे सदस्य चुनाव में भाग लिए थे? निर्वाचित। जबकि यहां पर तो कैसे ले रहे हैं? सभी ले रहे हैं, सभी संसद के ले रहे हैं, यानी मनोनीत भी ले रहे हैं। दूसरी बात, 98 में राज्यों की जो विधानसभा के थे वो भाग नहीं ले रहे। और तीसरी, दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली व पुदुचेरी, इसके भी भाग नहीं ले रहे। तो इसलिए एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और एक बात बताऊं आपको नई इसमें, देखो न्याय कहाँ होता है? न्याय कोर्ट में होता है। कहाँ होता है? कोर्ट में होता है। न्याय कहाँ होता है? कोर्ट में। परंतु मैंने बताया था 3 तो कारण ये है कि भैया राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, जबकि 98 में सभी ले रहे हैं, मनोनीत भी भाग ले रहे हैं। दूसरी बात, चुना तो इसमें विधानसभा के सदस्यों ने भी था, दिल्ली पांडिचेरी के शासित प्रदेशों की विधानसभा ने भी चुना, परंतु 98 में तो भाग नहीं ले रहे। 98 में भाग नहीं ले रहे, इसलिए कैसी है? अर्ध न्यायिक। इसके अलावा एक कारण और है। वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि देखो, न्याय कहाँ होता है? कोर्ट में होता है। परंतु जब दूसरा सदन इसकी क्या करता है? जांच करता है। क्या करता है? जांच करता है, अन्वेषण करता है। तो ये जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से करवाता है। किससे करवाता है? न्यायाधीश से। और ये न्यायाधीश जांच कहाँ करता है? संसद में करता है। कहाँ करता है? संसद में। इसलिए ये तो कोर्ट में होती तो न्यायिक होती। क्या होती? न्यायिक। इसलिए ये कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है राष्ट्रपति के महाभियोग। और एक और बात, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को उसके पद से नहीं हटाया गया है। ये बात हुई। अब देखो, मान के चलो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया या उसने त्यागपत्र दे दिया तो क्या होगा? तो देखो, संविधान में एक अनुच्छेद 65, कौन सा है?
अनुच्छेद 65 ये कहता है कि राष्ट्रपति की रिक्ति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी राष्ट्रपति का जब पद खाली होगा तो कौन उसके पद को संभालेगा? उपराष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति कब होगी? देखो साहब, यानी अनुच्छेद, अब हमने देखा कि भाई राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे सकता है। अब राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे या पद से हटा दे या वो बीमार हो जाए, कार्य करने में असमर्थ हो, तो वो कैसे कैसे कार्य करेगा? तो पहली बात तो हमने ये देखी थी कि भाई राष्ट्रपति का अगर समय से कार्यकाल खत्म हो रहा है तो पहले ही चुनाव कर लिए जाएंगे। परंतु अनुच्छेद 65 क्या कहता है? अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति में उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। तो 65 कहता है, यहां देख लेते हैं, यही राष्ट्रपति की आकस्मिक अचानक रिक्ति में उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और उसकी पदावधि कितनी होगी, क्या होगा, वो है इसमें। अब देखते हैं कि आकस्मिक रिक्ति क्या होगी। पहली बात तो ये है, आकस्मिक रिक्ति। देखो साहब, पहली आकस्मिक रिक्ति होगी मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति क्या दे दे? त्याग पत्र दे दे, या भैया उसे क्या कर दें? पद से हटा दें। हटाना, मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे या पद से हटा दें। तो इन ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और उपराष्ट्रपति कब तक कर सकता है? उपराष्ट्रपति 6 माह तक कर सकता है, क्योंकि लिख रहा है कि राष्ट्रपति की अगर पद खाली हो जाता है तो अतिशीघ्र चुनाव कराए जाएंगे और यथासंभव 6 माह में तो चुनाव होने ही चाहिए। ये कहा गया है, यथासंभव कितने माह में? 6 माह में चुनाव होने चाहिए। तो ये दूसरी बात यहां पर इस तरीके से करेगा। और कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब कार्य करेगा तो अगर बात करें, उपराष्ट्रपति क्या होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। और उसे राष्ट्रपति का कार्य करने से पहले उसे क्या लेनी पड़ेगी? शपथ लेनी पड़ेगी, जो राष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के तहत। वो सारी ये बात रही। दूसरी, यदि राष्ट्रपति बीमार हो गया है, कार्य करने में असमर्थ है, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति तब तक कार्य करेगा जब तक राष्ट्रपति पुनः अपने पद को नहीं संभाल लेता। तब तक ये कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। इस तरीके से राष्ट्रपति इसको, यानी राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति में
राष्ट्रपति के कार्यों को कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। कौन करेगा? और उपराष्ट्रपति करेगा। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो पहली बात तो वो है कि वो उस समय राज्यसभा का क्या नहीं होगा? सभापति नहीं रहेगा। दूसरी बात, उसे वो सब सुख सुविधाएं दी जाएंगी जो एक राष्ट्रपति को दी जाती हैं, पेंशन, वेतन, मकान, गाड़ी, बंगला, जो भी होता है उसकी बीवी को छोड़ करके जो सारी सुविधा किसे दी जाएंगी? राष्ट्रपति को दी जाएंगी। क्लियर हुआ? राष्ट्रपति के रूप में। परंतु एक सवाल उठता है कि राष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया हो और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया हो, तो फिर राष्ट्रपति के कार्यों को कौन करेगा? अब कई लड़के या ज्यादातर लड़के जवाब देते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। फिर मैं उनसे सवाल करता हूं कि संविधान में कहां लिखा हुआ है, संविधान में ये बात कहां लिखा हुआ है कि भैया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो फिर कहते हैं कि सर पता नहीं। तो देखो, संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है, नहीं था, ना तो पहले था ना अब है। परंतु जब भी कोई समस्या आती है तो अपने साथ क्या लेके आती है? समाधान लेके आती है। क्या लेके आती है? समाधान लेके आती है। तो 1969 में क्या हुआ कि हमारे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब की अचानक हो गई मृत्यु। क्या हो गई? अचानक पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई? मृत्यु। 1969 में उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी। तो बीबी गिरी क्या बन गए? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। परंतु बीबी गिरी ने चुनाव लड़ा राष्ट्रपति का और उन्होंने दे दिया त्यागपत्र। क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। अब क्या हुआ कि राष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया। तो ऐसी स्थिति में तुरंत राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया गया। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया गया और उसमें प्रावधान किया गया कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हैं तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। फिर उसमें एक और प्रावधान कर दिया वही कि यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा? कार्य करेगा। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और वो भी नहीं है तो फिर उसका वरिष्ठ करेगा। ये प्रावधान ना तो संविधान में पहले थे न आज हैं। तो ये कहां पर किए गए हैं? ये प्रावधान किए गए हैं राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में। इस तरीके से यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। देखो, यहां तक तो संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 65 में कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति उसके कार्यों को करेगा। ये तो संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 65 में। परंतु ये प्रावधान नहीं है कि यदि उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो तो ऐसी कंडीशन आई तो हमने अपने संविधान में क्या किया? प्रावधान किया। और इसे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।